हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, लाइफ प्रोसेस। देखो आपके 4 टाइप के लाइफ प्रोसेस सिलेबस में हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ऑलरेडी अपना एक फर्स्ट पार्ट हो चुका है न्यूट्रिशन। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, वीडियो के अंदर एक आपको एनिमल दिख रहा है जो क्या कर रहा है, बैलून फुला रहा है। बैलून फुलाने के लिए वो क्या कर रहा है, इसके अंदर एयर ब्लो कर रहा है। एयर के अंदर कुछ ऑक्सीजन भी हो सकती है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है। तो ये जो गैसेस हैं, इसमें से ऑक्सीजन गैस मेन है क्योंकि ये अपने लिए वाइटल, अपने सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये ऑक्सीजन गैस क्या करेगी, अपनी बॉडी में एंटर होगी, फूड के साथ में रिएक्ट करेगी और अपनी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगी, एनर्जी। ये ऑक्सीजन क्या कर रही है, फूड को तोड़ देगी और उससे क्या रिलीज़ होगी, एनर्जी। इस एनर्जी को अपने डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, बहुत सारे पर्पज़ हैं। आप इवन प्रिपेयर कर रहे हो, अपना कोई चैप्टर लर्न कर रहे हो, खाना खा रहे हो, इन सब के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, और जो भी अपने ने फूड लिया है, इट मीन्स फूड जनरली हम किस फॉर्म में लेते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में, तो वो ग्लूकोज कैसे टूटेगा, कैसे ब्रेक होगा, कैसे एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो उसी को हमने पढ़ना है। कुछ टर्म्स आएंगी, एटीपी, डिफ्यूज़न, प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ये प्रोसेस भी अंडरस्टैंड करेंगे। और एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता भी है या नहीं होता, किस टाइप से होता है, वो रीड करना है। और लास्ट टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा, किस टाइप से उसमें ऑक्सीजन गैस एंटर करेगी, किस टाइप से रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। देखो ये अगेन आ गया एनिमल, ये कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि जो आपने इसके अंदर ब्लो किया एयर, वो क्या होगी, ऑक्सीजन ब्लो किया है, तो वही ऑक्सीजन क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जाती है, जाके वो फूड को तोड़ेगी और उससे क्या रिलीज़ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में कुछ अमाउंट के अंदर एनर्जी भी रिलीज़ हो जाएगी। तो एनिमल्स क्या कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन गैस एंटर हो रही है और क्या बना रही है, CO2। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे, एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देंगे। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनहेलिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस की और एक्सहेलिंग कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग, नॉट रेस्पिरेशन। यही डिफरेंस आपने समझना है। ऑक्सीजन गैस का इनहेलिंग और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलिंग क्या है, ब्रीथिंग, नॉट रेस्पिरेशन। देखो बहुत सारी गैसेज हैं एनवायरनमेंट में, CO2, N2, O2, बहुत सारी गैसेज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में भी प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल भी कर रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन करें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट का, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं वो होती है 5.6%, और एनवायरनमेंट में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03%। देखो कितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर रहे हैं। तो इसको हमने प्रूव करना है एक्टिविटी के थ्रू कि क्या रियली में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो 2 टाइप के टेस्ट ट्यूब हमने ले लिए है। दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या यूज़ किया है, लाइम वाटर। देखो आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ा है कि लाइम वाटर में अगर आप CO2 डालो तो CaCO3 बनता है, जिससे वाटर क्या हो जाता है, मिल्की। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में तो हमने एयर ब्लो की और सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला है, नॉर्मल एयर विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। तो देखो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर तो कलर कैसा हो गया, मिल्की, लेकिन सेकंड टेस्ट ट्यूब में कलर अभी चेंज नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद में चेंज हुआ, बट कंपैरेटिवली लाइट है। तो इट मीन्स जो हमने एयर ब्लो की उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, इसलिए फटाफट उसी टाइम इमीडिएटली क्या हो गया, लाइम वाटर का कलर मिल्की हो गया। देखो अपने एनिमल्स ही नहीं है, अदर छोटे छोटे एनिमल्स, ईस्ट, वो भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग, जिसमें क्या रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको भी हमें एक्टिविटी के थ्रू देखना है तो हमने एक फ्रूट जूस ले लिया और उसमें ईस्ट पाउडर डाल दिया। देखो यही ईस्ट पाउडर हम यूज़ करते हैं केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि हम ईस्ट डालेंगे और ईस्ट क्या करेंगे, जाते ही उसके अंदर रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे और क्या रिलीज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या किया, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को किस में पास कर दिया, लाइम वाटर में, और थोड़ी देर बाद में लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की। इट मीन्स प्रूव हो गया कि ईस्ट पाउडर, ईस्ट
एनिमल्स भी क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं। तो किसी भी टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सभी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, CO2 को रिलीज़ करेंगे, चाहे CO2 की अमाउंट कम हो या ज़्यादा हो। देखो अब इसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज यानी फूड ब्रेक डाउन होता है। अब वो किसी की भी प्रेजेंस में या एब्सेंस में हो सकता है। देखो कुछ एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, और छोटे छोटे जो बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, वो एब्सेंस में करेंगे फूड को ब्रेक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ग्लूकोज है जो 6 कार्बन का कंपाउंड है, टूटा, कितने 2 पार्ट्स मिल गए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लस इसके साथ में कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जिन एनिमल्स में होता है उन्हें बोलते हैं एरोबिक। ह्यूमन बीइंग में भी होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या सिंपल प्रोसेस है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। अगर यही फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो तो उसे बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें भी 6 कार्बन का कंपाउंड ग्लूकोज टूट रहा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अपने आप टूट रहा है, और इसमें भी मेन 2 पार्ट्स मिल रहे हैं, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ अमाउंट में एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो स्मॉल होंगे, बैक्टीरिया है, वायरस है, यीस्ट है, ये छोटे छोटे एनिमल्स के अंदर होता है। एरोबिक हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में ही क्या है, 6 कार्बन का कंपाउंड ग्लूकोज जो टूट के कितने कार्बन के कंपाउंड में चेंज हो रहा है, 3 कार्बन के। इस 3 कार्बन के कंपाउंड को हम बोलते हैं पायरुवेट। देखो पायरुवेट का जो बनना है, 6 कार्बन के ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना, ये अपनी सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, जो दोनों में ही कॉमन है। आगे का प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन में चेंज होगा, जिसमें क्या होगा, पायरुवेट 3 कार्बन वाला जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहाँ टूट के क्या फॉर्म कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लस कुछ अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज होगी। देखो उसको किससे शोन किया है, ATP से। तो मेन प्रोडक्ट दो ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कुछ अमाउंट में रिलीज हो रही है एनर्जी। देखो यही काम होता है जब अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो उस टाइम भी ग्लूकोज टूटेगा, पायरुवेट बनेगा, लेकिन पायरुवेट को आगे जाके ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि आपका सारा ध्यान तो क्या, एक्सरसाइज आप फास्ट कर रहे हो, उसमें ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी, तो उसको थोड़ी ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में, और वही लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में जाके क्या हो जाता है, स्टोर। इसलिए तो भागने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद आपकी मसल्स में क्रैम्प्स, पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जो क्या होगा, कब ठीक होगा, रेस्ट करने पर या मसाज करने पर। तो एरोबिक या एनारोबिक दोनों में ही क्या काम हो रहा है, ब्रेक डाउन, और लास्ट आपका प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या है, एनर्जी। देखो एनर्जी क्या है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी क्या होता है, APP, इट मीन्स एडिनोसिन, और 2 आपको दिख रहे हैं फॉस्फेट, जिसे हम बोलते हैं डाइफॉस्फेट, ADP। जैसी एनर्जी रिलीज होगी, एक फॉस्फेट और आएगा और उससे ऐड हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, APPP, इट मीन्स 3 फॉस्फेट आ गए, इसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपको क्या प्रिपेयर करना है कि ATP क्या होता है, ATP होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक्चुअल के अंदर है अपनी एनर्जी करेंसी। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी यूज़ हो जाएगी, तब वो आपका एक फॉस्फेट क्या होगा, अलग हो जाएगा, और क्या रह जाएगा, अगेन ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब जैसे ही आप खाना खाओगे नेक्स्ट टाइम, तो उसमें क्या होगा, फिर से ATP तैयार हो जाएगा, और ये एनर्जी आपके डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ होगी। तो अपने अब नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन है वो प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। देखो प्लांट्स के अंदर आपने स्ट्रक्चर पढ़ी है छोटी क्लासेस में, अपर लेयर, लोअर लेयर, और बीच का जो टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। प्लांट्स के अंदर अपर लेयर और लोअर लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा, स्मॉल पोर्स होते हैं जो किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल से। उससे ऑक्सीजन गैस एंटर होगी और CO2 रिलीज हो जाएगी। ये प्रोसेस होता है डिफ्यूज़न। देखो डिफ्यूज़न का प्रोसेस ऑलरेडी आपने पढ़ा है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ गैस मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखो इसमें क्या होता है, अपने को लगता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 रिलीज़ नहीं करते,
लेकिन उसमें क्या होता है, प्लांट्स के अंदर डे टाइम में एक और प्रोसेस होता है जो रेस्पिरेशन के साथ ही चलता है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में CO2 लेंगे और O2 रिलीज़ करेंगे। वही O2 क्या होती है, रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाएगी, और जो CO2 रिलीज़ होगी वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएगी। इसलिए ये एक्सचेंज चलता रहता है और डे टाइम में अपने को पता नहीं लगता। लेकिन रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो उस टाइम में वो जो भी ऑक्सीजन लेंगे यूज़ होगी और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देंगे। इसलिए जनरली कहते हैं कि रात के टाइम पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब रेस्पिरेशन एक्वेटिक एनिमल्स में कैसे होता है, देखो उनको भी क्या चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो वो ऑक्सीजन गैस ऑलरेडी क्या है, अपने वाटर के अंदर डिज़ोल्व है। अब वो कैसे यूज़ करेंगे, ऑलरेडी वाटर में डिज़ोल्व जो ऑक्सीजन है वो विथ वाटर उनकी बॉडी में एंटर होती है। लेकिन विथ वाटर एंटर हो रही है तो उनमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स बने होते हैं, गिल्स बने हुए होते हैं। किसी एनिमल्स की स्किन सॉफ्ट होती है, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन विथ वाटर एंटर होगा, लेकिन वाटर फिल्टर्ड होकर वापस बाहर आ जाएगा और ओनली क्या एंटर करेगी, ऑक्सीजन गैस यूज़ होगी और क्या रिलीज़ हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कुछ ऑक्सीजन उनकी एयर में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन उनकी जो रेट है, एक्वेटिक एनिमल्स की जो रेस्पिरेशन रेट है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपैरेटिवली क्या होती है, फास्टर, क्योंकि उनको स्विम करना है, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए। तो उनमें रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी, टेरेस्ट्रियल के कंपैरेटिवली फास्ट होगी। इसलिए थोड़ी बहुत अमाउंट एयर से भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए वो 1 सेकेंड के लिए बाहर भी आ सकते हैं। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है, ऑक्सीजन गैस एंटर होनी है, CO2 रिलीज़ होनी है, और इसके लिए उनकी बॉडी में क्या है, छोटे ऑर्गन्स भी बने हुए हैं, नोज़ हैं जिनके अंदर पूरे कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुए, उनमें उन स्ट्रक्चर को बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। ऑक्सीजन एंटर होनी है, यूज़ होनी है, और क्या रिलीज़ हो जाएगा, CO2। वो CO2 वापस क्या होगा, एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाएगा। उसी CO2 को प्लांट्स लेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और वापस क्या बना देंगे, ऑक्सीजन। इसलिए अपने बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, और प्लांट्स अपने कट कर रहे हैं तो इससे CO2 की अमाउंट कितनी ज़्यादा एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो गई है, कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो ऑक्सीजन देखो एंटर हो रही है, अपने पूरे सिस्टम के अंदर सर्कुलेट होगी और यूज़ होगी, और CO2 को बाहर रिलीज़ कर देंगे। देखो अब अपने प्रोसेस ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस एक पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में होता है, दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, आपकी नोस्ट्रल कैविटी से। उसके बाद अपना एक पाइप है, विंड पाइप, उसके बाद में एयर एंटर होगी, विंड पाइप फर्दर लंग्स में एंटर होते ही डिवाइड हो जाएगा, और उस विंड पाइप को हम स्पेसिफिक नेम देते हैं ट्रैकिया। वो ट्रैकिया लंग्स में जैसे ही एंटर होगा फर्दर कुछ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा, तो वो ऑक्सीजन क्या होगी, एंटर हो रही है ट्रैकिया में, और उनकी जो ब्रांचेस हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकाई, और लास्ट में कहाँ चली जाएगी ऑक्सीजन, लंग्स में। लंग्स के अंदर क्या है, कुछ ब्लड वेसल्स का भी ग्रुप है, साथ में ये जो ट्यूब्स हैं वो जाके एंड होगी कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिन्हें हम बोलते हैं एल्व्यूलाई। ठीक है, एल्व्यूलाई, ये पूरा डायग्राम आपने प्रिपेयर करना है। ये बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं एल्व्यूलाई, इसके अंदर जाके ऑक्सीजन एंड होगी। इस एल्व्यूलाई की जो आउटर सरफेस होती है बिल्कुल सॉफ्ट होती है, और इसी एल्व्यूलाई के अराउंड किसका ग्रुप है, ब्लड वेसल्स का। जैसे ही ऑक्सीजन गैस एंटर होगी, क्या प्रोसेस हो रहा है, इनहेलेशन, इनहेल करना। उस टाइम हमारी जो रिब्स हैं वो अपर साइड में मूव कर देंगी, और जो डाउन साइड में एक थिन मेम्ब्रेन होती है डायफ्राम, वो क्या होती है, डाउन साइड मूव करती है, जिससे अंदर का एरिया क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा, और बाहर जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी क्या होगी, बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी। अब वो ऑक्सीजन आई एल्व्यूलाई के अंदर, एल्व्यूलाई के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, टिश्यूज़ का नेटवर्क है, वहाँ से ऑक्सीजन किस में एंटर हो जाएगी, टिश्यू के अंदर। वहाँ पर ये सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर सर्कुलेट होगी, यूज़ होगी, और क्या रिलीज़ हो जाएगा, CO2। वो CO2 का पाथ भी वही सेम है, वो वापस इन टिश्यूज़ के थ्रू किस में आएगी, ब्लड वेसल्स के अंदर, वहाँ से वापस कहाँ आएगी, एल्व्यूलर सैक के अंदर। और जैसे ही CO2 की अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा होगी तो एकदम से प्रेशर पड़ेगा, डिफ्यूज़न का प्रोसेस होगा, सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज़ हो जाएगी, एनवायरनमेंट में। लेकिन जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उसमें ये प्रोसेस इतना ईजी नहीं है, ऑक्सीजन एंटर होना, CO2 रिलीज़ होना। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो RBC सेल्स हैं, जो रेड कलर हैं,
उसके अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो क्या करता है इस ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और पूरे बॉडी पार्ट्स में इसको घुमाएगा, सवारी करवाएगा अच्छे से, और सारी सेल्स में जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर इसको पहुँचा देगा और वहाँ पर ये ऑक्सीजन यूज़ होगी। और जैसे ही CO2 रिलीज़ होगी वहाँ पर ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कंबाइंड होके इसको अगेन ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करते हुए वहीं पर एल्वियोलाई सैक में लाएगा और वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, एक्सहेल हो जाएगी। तो आपको पूरा क्लियर है कि क्या होता है ब्रीथिंग में ओनली ऑक्सीजन का गैस का एंटर होना और CO2 का रिलीज होना ही ब्रीथिंग है। और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस एंटर हुई, फूड को ब्रेक डाउन हुआ, ऑक्सीजन पूरी सर्कुलेट होने के बाद फूड को ब्रेक डाउन कर रही है और उसके बाद रिलीज हो रही है CO2 जिसको हमने एक्सहेल किया। तो ये फूड का जो ब्रेक डाउन है दैट इज़ रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो एरोबिक, एब्सेंस में है तो एनारोबिक। उसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं आपने, प्लांट्स में किस के थ्रू हो रहा है, एनिमल्स में किसके थ्रू हो रहा है, और पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ मैकेनिज्म आपने प्रिपेयर करना है।